दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 50। तो इसके पहले 49 वीडियोज़ आ चुकी हैं, जिसका पूरा एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज़, जो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है वो कौन सा है? तो विटामिन डी मीन्स जो एक्टिव फॉर्म, जो जिस फॉर्म में विटामिन डी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, जो जिस फॉर्म में विटामिन डी को हमारी बॉडी अवशोषित करती है, तो वो कौन सा फॉर्म है? तो ये है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सिफेरॉल। तो ये वाला फॉर्म जो है ये एक्टिव फॉर्म है, जिसमें विटामिन डी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो विटामिन डी भी दो टाइप का होता है, D2 एंड D3। तो जो D2 होता है वो होता है एर्गोकैल्सिफेरॉल, और जो D3 होता है वो होता है कोलोकैल्सिफेरॉल। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि D2 का नाम केमिकल नेम क्या है और D3 का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन D2 का केमिकल नेम है एर्गोकैल्सिफेरॉल, और विटामिन D3 का केमिकल नेम है कोलोकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग फूड इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स क्या है? कौन सा फूड है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो रिच सोर्स है वो है फ्लैक्स सीड। जो फ्लैक्स सीड हैं ये ओमेगा 3 में रिच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अला कार्टे मेन्यू इज़, जो अला कार्टे मेन्यू है ये कैसा मेन्यू है? सर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे? नहीं। रिपीट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम? नहीं। चॉइस ऑफ आइटम लिस्टेड विद प्राइस? हाँ। अला कार्टे मेन्यू में एक साइड पे सारी डिशेस लिखी रहती हैं और एक साइड पे उनके प्राइस लिखे रहते हैं, और हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करते हैं। तो जो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग जो हम मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, जो फूड सेलेक्ट करते हैं, वो आता है अला कार्टे मेन्यू में। फिक्स चॉइस में आता है टेबल डे हॉटे वाला। टेबल डे हॉटे में फिक्स्ड होता है, या फिर इसको टेबल डे हॉटे का एक और नाम है होस्ट ऑफ द टेबल, इसको होस्ट ऑफ द टेबल भी कहते हैं। सर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक ये पर्टिकुलर डे पे सर्व होता है तो इसको स्पेशल मेन्यू बोलते हैं। ये जो एक टाइम पीरियड पे रिपीट होता रहता है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक मेन्यू। जो एक टाइम पे लाइक 7 डे आफ्टर 7 डे आफ्टर 15 डे रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ क्लॉथिंग। सबसे पहले क्लॉथ जो कपड़े हैं उनका ओरिजिन या फिर उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस लिए पड़ी? तो ऑप्शन है प्रोटेक्शन, कन्फॉर्मिटी, इंडिविजुअलिटी, टैटूइंग। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो थ्योरी है, जो क्लॉथिंग की ओरिजिन की थ्योरी है कि कपड़े का मीन्स कहाँ से इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहले जो क्लॉथिंग की ज़रूरत पड़ी वो थी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रिवेंटिंग अनफेयर और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। जो टेक्सटाइल या टेक्सटाइल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसमें कोई कोई डिसेप्टिव या कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, उसको कम करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है फेडरल ट्रेड कमीशन, FTC, फेडरल ट्रेड कमीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड ये 1914 में आई थी। उसके बाद ये है AATC। इसका कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट। और ये जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पिक्टोरियल व्यू ऑफ द प्रपोज्ड हाउस इज़ कॉल्ड। जैसे कोई घर बना है, उसकी बाहर से उसकी जो पिक्चर है या फिर हमने फ़ोटो क्लिक किया तो वो कैसा दिखता है, उसके बाहर से उसकी जो घर है उसको बाहर से देखने पे उसकी एक पिक्चर बनती है हमारे दिमाग में या हमारे ब्रेन में एक पिक्चर बनती है। तो वो पिक्चर कैसी बनती है, उस पिक्चर को जो बनती है उसका एक टर्म दिया गया है, तो वो उसका टर्म क्या है? तो उसका टर्म है पर्सपेक्टिव प्लान। मीन्स सामने से एक
पर्सपेक्ट है, उसका एक फ्रंट से हम देख रहे हैं, तो इसका एक कैसे एक पिक्चर बनती है माइंड में, वो आता है पर्सपेक्टिव प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑनगोइंग एक्सचेंज बिटवीन हेरिडिटरी एंड ऑल लेवल ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। जो चेंज होते हैं बिटवीन हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट, जब डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है वहाँ पे जब हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के जो कुछ फैक्टर्स मिलके जो चेंज प्ले करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिजेनेसिस। और जहाँ पे सिर्फ जीन या जेनेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बोलते हैं जीनोटाइप। अब यहाँ पे आता है सेफेलोकॉर्डियल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दोनों डेवलपमेंटल लॉज हैं, ठीक है। तो आपको बताना है सेफेलोकॉर्डियल में कैसा डेवलपमेंट होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल में कैसा डेवलपमेंट होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर जो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट, जहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर काम करते हैं, वहाँ पे आता है एपिजेनेसिस। जहाँ पे सिर्फ हेरिडिटरी फैक्टर, जीन फैक्टर काम करते हैं, वहाँ पे आता है जीनोटाइपिकल। बाकी सेफेलोकॉर्डियल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ये डेवलपमेंटल लॉ हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इनमें कैसा डेवलपमेंट अकर होता है, इनमें डेवलपमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सटेंशन यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ टूल टू मोटिवेट पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर। एक्सटेंशन में अगर पीपल के बिहेवियर को चेंज करना है, उनको मोटिवेट करना है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उनको परसुएड करना है, तो सबसे बेस्ट टूल क्या यूज़ होता है, तो सबसे बेस्ट जो टूल यूज़ होता है वो होता है कम्युनिकेशन। तो एक्सटेंशन में अगर लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, उनको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना है, तो बेस्ट इन एक्सटेंशन और इन जनरल जो बेस्ट वे है, जो बेस्ट तरीका है वो है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल यूजेस ओनली 3 एलिमेंट्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से ये जो एक कम्युनिकेशन मॉडल था जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट यूज़ होते हैं, इथॉस, पैथोस एंड लॉगोस, ठीक है, ये 3 एलिमेंट यूज़ होते हैं। तो ये वाला मॉडल किसने दिया था, तो ये वाला मॉडल दिया था अरिस्टोटल मॉडल, और जो बर्लो ने मॉडल दिया था वो SMCR, ये लीनियर मॉडल था। और जो ये अरिस्टोटल का मॉडल था ये पब्लिक स्पीच के लिए बेनिफिशियल था, ये पब्लिक स्पीच के लिए अच्छा था। तो जो अरिस्टोटल ने जो मॉडल दिया था उसमें 3 एलिमेंट थे और ये पब्लिक स्पीच के लिए बेनिफिशियल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसऑर्डर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी का कौन सा इसमें डिसऑर्डर नहीं है, तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होता है। बाकी हो गया केराटोमेलेसिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया, ये सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। और जहाँ पे भी XERO दिया हो इसका मतलब होता है ड्राइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ किचन। इनमें से किचन का आर्किटेक्चरल फीचर नहीं है, तो BARS ये बिहेवियर रेटिंग स्केल है। यहाँ से बिहेवियर को चेक किया जाता है कि उसकी एक स्केल है, एक पॉइंट स्केल है, वहाँ से बिहेवियर को पॉइंट दिए जाते हैं, चेक किया जाता है कि कैसा बिहेवियर है। तो ये बाकी वेंटिलेशन है, प्लम्बिंग है, फ्लोर है, ये सब आर्किटेक्चरल फीचर हैं। और ये जो BARS है ये बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल है, जहाँ पे बिहेवियर को एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डार्ट इक्विवेलेंट। डार्ट के इक्विवेलेंट नहीं है। डार्ट किस लिए यूज़ होता है, डार्ट यूज़ होता है फिटिंग के लिए। जो ड्रेसेस होती हैं, ड्रेसेस को फिट करने के लिए जो यूज़ होता है वो यूज़ होते हैं डार्ट। तो सिंपली जहाँ पे फिटिंग की बात हम करते हैं वहाँ पे डार्ट्स यूज़ होते हैं। अब ये डार्ट्स के इक्विवेलेंट कौन से इसमें चीज़ें हैं जो डार्ट के इक्विवेलेंट नहीं हैं। कंट्रोल सीम है, ये भी फिटिंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद रफेल्स एंड फ्रिल्स, ये गेदर, ये जो है ये फुलनेस के लिए, स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, फ्रिल्स वगैरह ये फिटिंग के लिए यूज़ नहीं होती हैं। गेदर्स भी फिटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रफल्स और फ्रिल्स ये डार्ट के बराबर नहीं है, क्योंकि डार्ट में हम फिटिंग मिलती है और यहाँ पे हमको स्पेस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट लीफ। इनमें से कौन से फाइबर हैं जो प्लांट लीफ से मिलते हैं, प्लांट लीफ से पाए जाते हैं। पाइना,
सीसल, ये दोनों फाइबर हैं जो प्लांट लीफ से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइल वॉशिंग वुलन गारमेंट्स नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड इज़ यूज्ड। इसका रीज़न दिया है, स्केली स्ट्रक्चर ऑफ वूल कॉजेज फेल्टिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। जो वूल के कपड़े होते हैं जब उनको पानी में भिगोते हैं तो वो उनकी जो इलास्टिसिटी है या और वो थोड़े वीक हो जाते हैं, तो इसके लिए जो वॉशिंग मेथड जो यूज़ होता है वो नीडिंग और स्क्वीजिंग मीन्स, नीडिंग और स्क्वीजिंग मीन्स उनको पानी में भिगो के और टैप टैप करके या फिर सिर्फ उनको स्क्वीज़ करके बाहर निकाल लेते हैं। और अगर उनको बहुत ज़्यादा उसमें बीटिंग करेंगे या बहुत ज़्यादा रबिंग करेंगे तो क्योंकि वूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्केली स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्केल्स एक दूसरे से उलझ जाएंगे और फेल्टिंग कॉज करेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं और आर जो है रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इनैक्टेड इन द ईयर। NRLM ये कब आया था? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो आया है 2011 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का करेक्ट सीक्वेंस देना है कि करेक्ट जब क्या है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्रमोशन, पैकिंग, एनालिसिस, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग। कोई भी हम चीज़, कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वहाँ पे जिस चीज़ के लिए भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो वहाँ पे हम पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या वहाँ की सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा? एनालिसिस। एनालिसिस आएगा। उसके बाद हम अपनी, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी फिर हम अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। जैसे मार्केट है तो मार्केट में हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। जब प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो उसके बाद हम उसकी पैकिंग करेंगे। जब पैकिंग हो जाएगी फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना उस पर पैसे खर्च हुए, कितनी उसकी लागत है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग करेंगे उसकी। जब प्राइस भी सेट हो जाएगा उसके बाद उसको मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद प्रमोशन करेंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले करते हैं, प्रमोशन बाद में करते हैं, क्योंकि चीज़ें जब मार्केट में अवेलेबल होंगी तभी तो लोग जाके उनको परचेज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन। रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बताना है कि रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आता है स्टीपिंग। स्टीपिंग के बाद आएगा श्रेडिंग। श्रेडिंग के बाद आता है एजिंग। इस जो भी हमारे पास जो भी वुडन पल्प था या सेलुलोज था जो भी था उसको हम पहले स्टीप करेंगे, मीन्स केमिकल में भिगो के उसको रख देंगे। उसके बाद उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। उसके बाद उसको एजिंग के लिए रख देंगे कि फुल्ली आराम से वो सोक हो जाए और उसमें जितनी भी केमिकल प्रोसेस होनी है वो हो जाए। उसके बाद एजिंग के बाद आता है, ठीक है, एजिंग के बाद आता है फिर एक्जेंथेशन। जेंथेशन के बाद आता है डिजॉल्विंग एंड स्पिनिंग। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गारमेंट्स दैट हैंग लाइक अ स्कर्ट बट एक्चुअली आर पैंट नोन एज। देखो कुछ गारमेंट्स हैं जो पहनने पर वो स्कर्ट के जैसे लगते हैं, ऐसे स्कर्ट के जैसे होते हैं, बट ये एक्चुअली होते हैं पैंट। तो इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं किल्ट्स। बॉडी सूट जो मीन्स बॉडी फिटिंग कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं बॉडी सूट्स। और ये जो पैंट की तरह हैंग करते हैं, स्कर्ट की तरह हैंग करते हैं बट एक्चुअली पैंट होते हैं, उनको बोलते हैं क्यूलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जितने भी बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग दैट यू नो अबाउट योर सेल्फ एंड अदर ऑल्सो नो अबाउट यू, मीन्स जो भी आपके एटीट्यूड हैं, बिहेवियर हैं, आपकी फीलिंग है, जो भी है उनके बारे में आप प्रॉपर सब कुछ जानते हो, और जो सामने आपके उस जो भी एटीट्यूड फीलिंग है उसके बारे में और भी लोग सब लोग सब कुछ जानते हैं। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा ओपन सेल्फ। ब्लाइंड जहाँ पे अदर्स जानते हो बट आप नहीं जानते हो। हिडन में जहाँ पे आप जानते हो और दूसरे लोगों से छिपा के रखना, वहाँ पे हिडन सेल्फ आता है। जहाँ पे आप क्या हो आप भी जानते हो और अदर्स भी सब जानते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैचिंग। लिस्ट ए है क्लिनफिंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड फेनिलकीटोन्यूरिया। इसको लिस्ट 2 से मैच करना है। तो ये क्या है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहाँ पे आता है?
जहाँ पे XXY, जहाँ पे X क्रोमोसोम एक ज़्यादा होता है वहाँ पे आता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में यहाँ पे X क्रोमोसोम तो होता है बट Y नहीं होता, यहाँ पे O होता है। डाउन सिंड्रोम जो क्रोमोसोम नंबर पेयर 21 है उसमें माल फंक्शनिंग होना या उसमें कोई डिस्टर्बेंस होना, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, तो उसको बोलते हैं ट्राइसमी 21। उसके बाद आता है फेनिलकीटोन्यूरिया, ये एक अमीनो एसिड है। ये फेनिलकीटोन्यूरिया इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड जब प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होता है, फेनिल एनालाइन वाला जो अमीनो एसिड है जब वो प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो हो जाता है फेनिलकीटोन्यूरिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। एंड आपसे जो पूछा था सेफेलोकॉर्डियल लॉ एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ, ये कैसे डेवलपमेंटल लॉ है, इनमें कैसे डेवलपमेंट होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।